Good morning and Lord Krishna Naman to all of you dear students. So now in today's class we are going to cover topic recursion. This is class 12th topic recursion. We are going to cover this topic in this video lecture. So let's see what are the objective of this video lecture. In starting we are going to cover introduction, then recursive functions and how recursive function works, recursive in Python, recursive function examples, recursive versus iterations. These are the 6 topics which we are going to cover in this video lecture. So let's start. Here the main topic is what are the functions. So let's discuss what are the function, as we already discussed in class 11th also, and in prior video also. In previous video we have also covered this functions module. So now let's start the functions. What the functions is. Okay, a function is a block of code which only runs when it is called. In simple words, अगर हिंदी की बात करें तो फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब कोड का एक ब्लॉक, वो तभी रन होगा जब हम उसे कॉल करेंगे. फंक्शंस आर द सब प्रोग्राम्स विच परफॉर्म टास्क विच मे नीड टू बी रिपीटेड. मतलब जो काम हमें बार बार करवाना होता है, जिसको बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं, उसको हम एक सब प्रोग्राम बना के अपने प्रोग्राम में सेव कर लेते हैं. इसका फायदा क्या होता है कि वो कोड हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ता, जब भी जरूरत पड़ती है हम उसे कॉल कर लेते हैं और वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाती है. Okay, some functions are bundled in the standard libraries which are the part of language core packages. We have already used many built-in functions such as input, eval, etc. अगर आपको याद हो फंक्शंस चैप्टर जो हमने पिछली स्लाइड्स में पिछले वीडियो में कवर किया था, उसमें आपको पूरा बताया गया था कि इनबिल्ट फंक्शंस क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं. ठीक है, तो इनबिल्ट फंक्शंस से आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं, जो ऑलरेडी लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, हम उन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. जैसे कि इनपुट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है, इवैल फंक्शन है. ठीक है, ये सब आपके इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं. तो यहाँ जो लिखा हो ना फंक्शंस आर बंडल्ड, इसको कंफ्यूज नहीं करना है. मतलब कुछ फंक्शंस पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं जो कि लाइब्रेरी में होते हैं, जिसकी मदद से हम उन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. ओके, तो ये पहले से स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में प्रेजेंट होते हैं. प्रोग्रामर्स कैन राइट देयर ओन फंक्शंस. प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो अपने खुद के फंक्शंस भी लिख सकते हैं, अपने फंक्शंस बना सकते हैं, जिन्हें हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं. ये चीज हम लोगों ने कवर की हुई है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं. एक बार पिछला वीडियो लेक्चर देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो. ओके, अब बात करते हैं रिकर्शन की. अब फंक्शन जो है, रिकर्शन भी एक फंक्शन का ही टाइप है, प्रकार है. फंक्शन की एक एक्टिविटी है कि फंक्शन में रिकर्शन क्या होता है, कि कौन से फंक्शंस को हम रिकर्सिव फंक्शंस बोलते हैं, किस तरह के फंक्शंस को रिकर्सिव फंक्शन कहा जाता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इसमें काफी हर बारी हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर आता है कि व्हाट इज द रिकर्सन एंड राइट एनी प्रोग्राम यूजिंग रिकर्सन. इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में. तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, बहुत अच्छे से समझ लो. कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन डायल दिस नंबर एट एनी टाइम ड्यूरिंग माई क्लास. जब भी आपकी क्लास चल रही है, किसी भी समय पर आप इस नंबर पर मुझे कॉल करके या मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. ओके, so let's discuss what the recursion is. A recursion allows a function to call itself. Fixed steps of code get executed again and again for a new values. We also have to set criteria for deciding when the recursive function call ends. Recursion is a common mathematical programming concept. अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो रिकर्शन क्या होता है, जब कोई फंक्शन अपनी ही फंक्शन बॉडी में अपने आप को कॉल करता है, उसको हम लोग रिकर्शन बोलते हैं. ओके, मतलब फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है वो किसी को भी कॉल कर सकता है. नॉर्मली हम कहीं से भी फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर से भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. जब कोई फंक्शन अपने अंदर से ही अपनी फंक्शन बॉडी में अपने आप को कॉल करता है, उस केस को हम लोग रिकर्शन कहते हैं. क्लियर है? ओके, रिकर्शन जो कॉमन मैथमेटिकल एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ये मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जो रिकर्शन है. The developers should be very careful with recursion as it can be quite easy to slip into writing function with never terminates. ओके, रिकर्शन की कुछ कंडीशंस होती हैं, रिकर्शन लिखने के तरीके होते हैं. कोई भी रिकर्सिव फंक्शन कब लिखा जाएगा, कब तक वो अपने आप को इंटरनली कॉल करेगा, कब कॉल करना बंद कर देगा, इसके कुछ तरीके होते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे. तो उसमें ये लिखा हुआ कि रिकर्शन या जो भी रिकर्सिव फंक्शन है उसे बनाने से पहले आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, कोडिंग आपको बहुत अच्छे से आती होनी चाहिए. आप लिखते समय कोई मिस्टेक ना करें, कोई भूल ना करें, बिकॉज अक्सर यह लिखा होना इजी टू स्लिप इनटू राइटिंग फंक्शंस व्हिच नेवर टर्मिनेट्स. ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिसमें हम ऐसा फंक्शन लिख देते हैं जो कभी टर्मिनेट ही नहीं हो रहा होता है, तो वो फंक्शन फिर इन्फाइनेटली चलता रहेगा. ये रिकर्शन की प्रॉब्लम है. अगर कोई फंक्शन इन्फाइनेटली चलता रहा, वो टर्मिनेट ही नहीं होगा, तो आपको जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो नहीं आएगा. समझते हैं रिकर्शन क्या क्या होता है और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं.
ये एग्जांपल यहाँ दे रखा है रिकर्शन का कि फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाया है जो रिकर्सिवली अपने ही अंदर से अपने आप को कॉल कर रहा है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ इस पेन से दिखाता हूँ चला के। देखिए ये फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल, ठीक है, और ये देखिए यही फंक्शन अपनी फंक्शन बॉडी में से जब कोई भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वहां पर अपने आप को ही कॉल कर रहा है। ठीक, तो ये कैसे होता है, क्या अटेम्प्ट होता है, इस स्लाइड पे भी हम बाद में आते हैं। पहले एक बार इस चीज को कंफर्म कर लेते हैं कि रिकर्सन क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज पहले देख लेते हैं, फिर इस एग्जांपल को मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ के देखते हैं कि टू लॉज ऑफ रिकर्सन। रिकर्सन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट हैव द बेस कंडीशन एंड मस्ट मूव टुवर्ड्स द बेस कंडीशन। बेस कंडीशन हम उसे बोलते हैं ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन से फंक्शन कॉलिंग टर्मिनेट होती है, मतलब रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद करे, उसको हम लोग बेस कंडीशन बोलते हैं। बेस कंडीशन और टर्मिनेशन कंडीशन क्या होती है, ऐसा क्राइटेरिया, ऐसी कंडीशन जिस पर आकर फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर दे। देखिए देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन बेस क्राइटेरिया और कंडीशंस व्हेन सच कंडीशन इज मैट द फंक्शन स्टॉप कॉलिंग इटसेल्फ। उस कंडीशन पर आकर फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर दे, ऐसी कंडीशन हमें जरूर देनी है। ओके, द बेस केस इज रिकर्सिव प्रोग्राम मस्ट बी रीचेबल एट द कॉस्ट द रिकर्सन टू एंड। ठीक है, जो भी आपने बेस केस दिया है, आपको जो प्रोग्राम रिकर्सिव कॉल कर रहा है वो इस तरीके से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने आप को कॉल करे कि उस बेस केस तक पहुंचे जरूर। अगर उस बेस केस तक नहीं पहुंचेगा तो आपका रिकर्सन कभी एंड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरी कंडीशन क्या दी है, मस्ट मूव टूवर्ड्स द बेस केस। आपने जो भी बेस केस दे रखा है, जो भी बेस कंडीशन दे रखी है, उसकी तरफ आपका जो कॉलिंग है हर बार होनी चाहिए। जो भी आपका फंक्शन कॉल मूवमेंट है वो बेस केस की तरफ होना चाहिए। द रिकर्सिव कॉल्स शुड मूव इन सच अ वे दैट ईच टाइम इट कम्स क्लोजर टू द बेस क्राइटेरिया। हर बार वो जो भी आपका बेस क्राइटेरिया है उसके करीब आती हुई होनी चाहिए, आपकी इस तरह से रिकर्सिव कॉल होनी चाहिए। क्लियर है? यहाँ देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए प्रोग्राम है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब हमें कोई भी n नेचुरल नंबर, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 5 नंबर्स का सम करना। ठीक है, तो एक नेचुरल नंबर्स को सम करने का प्रोग्राम बनाया गया रिकर्सन के थ्रू कि कैसे सम किया जाए। हमने फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू डाली 5, हम चाहते हैं 5 तक के सभी नंबर्स का सम होके आ जाए, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। तो रिकर्सन के थ्रू ये कैसे होगा, तो अब यहाँ देखिए ये जो केस है जहाँ लिखा ना इफ n इक्वल टू 1, अगर आप देख रहे हो जो ये लिखा हुआ इफ n लेस देन इक्वल टू 1, अगर कोई नंबर की वैल्यू n की वैल्यू 1 या 1 के बराबर डालता है, 1 से कम या 1 के बराबर डालता है तो रिटर्न n, तो वही आंसर आपका रिटर्न हो जाए। ठीक है, जो भी आपने वैल्यू डाली। एल्स क्या हो, n प्लस सम n माइनस 1, मतलब उसी नंबर में जो भी आपका n है उस नंबर में उसको घटा के पिछले नंबर्स का सम जुड़ जाए। तो अभी इस एग्जांपल को अगर हम समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 5 वैल्यू डाली तो होगा क्या, ये 5 लेके आएगा, यहाँ चेक करेगा 5 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू नहीं है। जो 5 है वो 1 से ना तो छोटा है ना 1 के बराबर, यानी कि तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। अब यहाँ ये क्या करेगा 5, क्योंकि इस कंडीशन में लिख रहा है 5 प्लस, अब दोबारा से इस फंक्शन को कॉल कर रहा है n-1 करके, तो n-1 कर देगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें से दोबारा कॉल किया सम और यहाँ वैल्यू इसमें पास करी 4। ठीक है, इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ 4, इसलिए वैल्यू पास करी 4। अगली बारी क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, कंडीशन फिर फॉल्स रहेगी, तो यहाँ ना आके यहाँ आएगा 4 प्लस यहाँ हो जाएगा सम 3। ओके, सम और 3 हो जाएगा, ये 3 के साथ पास होगा। ये कॉल्स ऐसे करके आपस में एक दूसरे पर ऐसे लगती चली जाएंगे। यहाँ पर पहली कॉल, यहाँ दूसरी कॉल, फिर तीसरी कॉल, 3, जैसे ही 1 वाले केस पे पहुंचेगा तो जब यहाँ होगा 2 प्लस सम ऑफ 1, जब इस केस पर ये पहुंचेगा 2 प्लस सम ऑफ 1 पे ऐसे, तो 1 के केस में उसे पता है कि मुझे आंसर यही रिटर्न करना है। n की वैल्यू जब 1 हो जाती है तो आंसर 1, तो 1 के केस में इसने आंसर 1 रिटर्न किया, तो यहाँ से फिर ये ऐसे 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 सॉल्व होता हुआ आएगा और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 3, अब 3 यहाँ आ गया तो 3 प्लस 3 जो भी आंसर आएगा आपका 6, फिर यहाँ पर इस तरीके से पूरा सॉल्व होता हुआ तो जो भी आपने वैल्यू डाली उसका आपको आंसर मिल जाएगा। ये प्रोग्राम एक बार आपको अपने सिस्टम पे बना के जरूर देखना है जिससे आपको समझ में आए कि यहाँ हो क्या रहा है। क्लियर है? तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है क्या कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, नंबर इक्वल टू इंटीजर में कन्वर्ट करके एक यूजर से नंबर इनपुट करा है। यूजर जो भी नंबर डालेगा अपने सम फंक्शन में पास किया। तो जैसा मैंने एग्जांपल लिया था, यूजर ने 5 इनपुट किया हुआ, तो 5 जैसे ही सम फंक्शन में जाएगा यहाँ पूरा प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा। और क्योंकि ये सम नाम का फंक्शन अपनी ही फंक्शन बॉडी में अपने आप को कॉल कर रहा है, इसलिए ये रिकर्सिव फंक्शन है। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिकर्सन। रिकर्सन के दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट रिकर्सन और इनडायरेक्ट रिकर्सन। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा पॉइंट मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि दोनों चीज़ें आपसे पूछी जाए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझाओ। बस आपको पता होना चाहिए होता क्या है कि जब फंक्शन कोई भी अपने आप को फंक्शन बॉडी में से डायरेक्टली कॉल करता है उसको हम लोग डायरेक्ट रिकर्सन बोलते हैं। और इनडायरेक्ट किसे बोलते हैं? जब कोई फंक्शन ऐसे फंक्शन को कॉल कर रहा है जो खुद में रिकर्सिव है उसको हम लोग इनडायरेक्ट रिकर्सन बोलते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ देखिए, इफ अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली फ्रॉम इट्स फंक्शन बॉडी, जैसे सपोज कोई हमने यहाँ पर एक RECUR नाम का फंक्शन बना और अपने आप को फिर से बुला रहा है, तो ये डायरेक्ट फंक्शन हो गया, फंक्शन बॉडी के अंदर अपने आप को कॉल कर रहा है। अब इनडायरेक्ट की बात करें कि हमने एक फंक्शन बनाया डिफाइन RECUR ए नाम से, और ए के अंदर हम बी को कॉल कर रहे हैं, बट अंदर अगर बी में देखा जाए तो जो बी वाला है वो फिर से ए को कॉल कर रहा है, तो यहाँ पर रिकर्सन क्रिएट हो रहा है। हमने ऐसे फंक्शन को कॉल किया जो खुद किसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो इस चीज को रिकर्सन बोलते हैं, इनडायरेक्ट रिकर्सन। क्लियर? बात समझ में आ रही? ये हो गया आपका इनडायरेक्ट रिकर्सन। तो आपको रिकर्सन समझ में आया कि रिकर्सन होता क्या है, फंक्शन कैसे कॉल करते हैं। अब हम पहुंचते हैं उसी एग्जाम्पल को जो हमने कहा था आपको समझाएंगे बाद में। यहाँ आते हैं कि जो मैं टाइप कर रहा था, माउस से लिख रहा था, उस समय प्रॉपर लिखा नहीं जा पा रहा था ये चीज़ें, तो आपको शायद अच्छे से समझ में ना आई हो, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले से लिखी हुई वो आपको समझाता हूँ। ये प्रिंटेड रूप में है, ये चीज़ देखिए कैसे सॉल्व होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिकर्सन होता क्या है। तो उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं कि हमने फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाया। पहले आपको फैक्टोरियल समझा देते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ 5 का फैक्टोरियल हमें निकालना है, तो रिकर्सन की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है हम उन्हीं टर्म्स को उसके अंदर सॉल्व करते हैं जब समस्याएं एक जैसी होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 के फैक्टोरियल की बात करूं कि मुझे 5 फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल होता क्या है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इन्हें आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120, तो आपका 120 आंसर होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं ये जो हमारी प्रॉब्लम है फैक्टोरियल वाली, वो एक इस तरीके से होती है कि फैक्टोरियल की टर्म्स में ही होती है। अगर हम बात करें 5 का फैक्टोरियल क्या होगा तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। अगर हम बात करें 4 का फैक्टोरियल क्या होगा तो 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। बात करें 3 का फैक्टोरियल क्या होगा तो 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। यानी कि हम जिस भी नंबर का फैक्टोरियल कर रहे हैं उस नंबर का मल्टीप्लाई अगर उसके नीचे के फैक्टोरियल से कर दिया जाए तो आंसर हमारा आ जाता है। तो क्योंकि फैक्टोरियल का जो प्रॉब्लम है फैक्टोरियल की ही टर्म्स में है, इसलिए हम इसको रिकर्शन के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो रिकर्शन के थ्रू इंप्लीमेंट करने का सबसे अच्छा और पहचानने का तरीका क्या होता है कि जब कोई प्रॉब्लम, जब कोई फंक्शन, किसी भी प्रकार की समस्या उसी टर्म्स में हो तो उसको अच्छे से रिकर्शन से सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए इसको समझते हैं। फैक्टोरियल हमें x का निकालना, 5 का एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने 5 यहाँ वैल्यू पास करी, ये क्या कर रहा है कि इफ x डबल इक्वल टू 1, यानी हमने तो यहाँ 5 पास किया था तो 1 नहीं हुआ, तो ये इस केस में नहीं जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्या करेगा? x इंटू फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1, मतलब x का मल्टीप्लाई x माइनस, इसी वाले केस से आप आया तो ये क्या कर देगा 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। अगली बार में क्या करेगा, फिर से कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। यहाँ देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेगा। सबसे पहले हमने पास किया 5 का फैक्टोरियल, उसने क्या किया कि 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, फिर उसने क्या किया 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। ये इस तरीके से तब तक रखता जाएगा स्टैक पर, इसको स्टैक बोलते हैं, जहां पर सारी प्रॉब्लम्स को एक के ऊपर एक रखता जाएगा और उस तब तक रखता जाएगा जब तक उसको सोल्यूशन नहीं मिल जाता। फाइनली इसको 1 के फैक्टोरियल का सोल्यूशन मिल जाएगा, वैल्यू कम होते होते 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ये जो 1 है इसका फैक्टोरियल हो जाएगा 1 यहाँ पे, ठीक। तो जब इसको 1 के फैक्टोरियल का आंसर 1 मिला तो अब इस तरीके से सॉल्व करता हुआ चला जाएगा। 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा 2, फिर क्या करेगा 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा 6, अभी क्या करेगा 4 इंटू 6, ठीक है, तो अब यहाँ हो गया 24। अभी क्या करें 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल जो कि 24 आया था, तो 24 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 120, और फाइनली आपको 120 आंसर रिटर्न कर देगा। तो अब ये शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जो फैक्टोरियल वाला है रिकर्सिव फंक्शन वो कैसे काम कर रहा है। क्लियर है सभी को? तो हम लोगों ने अभी ये पढ़ चुके हैं कि दो बेस कंडीशन, इसके जो 2 लॉज हैं वो क्या है, एक बेस कंडीशन होना चाहिए, जो भी बेस कंडीशन आपका फंक्शन बेस कंडीशन की तरफ मूव करता हुआ होना चाहिए, आपकी ऐसी कंडीशन हो। दूसरा हम ये एग्जांपल देख चुके थे, अगर हमें नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो फैक्टोरियल के रिकर्सन के थ्रू कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिकर्सन, हम देख चुके हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्सन क्या होता है। अब इसके आगे चलते हैं।
पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ पाइथन रिकर्शन। देखिए पाइथन रिकर्शन है एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है और इम्प्लीमेंट करना इसको कठिन है। इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये बहुत स्लो भी होता है, टाइम वेस्ट भी बहुत होता है, लेकिन इसके अलावा भी इसके कुछ फायदे भी होते हैं। इतने नुकसान के साथ साथ कुछ फायदे भी होते हैं। क्या फायदे होते हैं आइए एक एक करके समझते हैं। रिकर्शन के फायदों की बात करें, पहला तो क्या है, रिड्यूसेस द अननेसेसरी कॉलिंग ऑफ फंक्शंस दस रिड्यूस द लेंथ ऑफ प्रोग्राम। मतलब हम रिकर्शन को जो है प्रोग्राम के अंदर से ही कॉल कर लेते हो तो हमें अननेसेसरी कॉलिंग नहीं होती, तो ज़्यादा लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ता है, तो प्रोग्राम का जो साइज है, जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है, वो छोटा हो जाता है। चलो ये बात मान सकते हैं। अगला है वेरी फ्लेक्सिबल इन डेटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट एंड क्विक सॉर्ट। आपने 11th क्लास में देखा होगा लिंक, स्टैक, क्यू हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें आसानी होती है, हम नॉर्मली चेंज कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल रहता है। अगला बिग एंड कॉम्प्लेक्स इटरेटिव सॉल्यूशंस आर इजी एंड सिंपल विद पाइथन रिकर्शन। ये बात भी सही है कि जो बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं, जो इटरेटिव सॉल्यूशंस होते हैं, वो हम रिकर्शन के थ्रू इजीली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अगला है एल्गोरिथम कैन बी डिफाइंड रिकर्सिवली मेकिंग इट मोर इजियर टू विजुलाइज एंड प्रूव। ठीक है, ये बात सही है कि जैसे कोई भी समस्या है उसको नॉर्मली विजुलाइज करके प्रूफ करने की कोशिश जहां तक करने में टाइम वेस्ट करेंगे, इसके बजाय हम उसको जो रिकर्सिवली बना देंगे, जो रिकर्सिव फंक्शन को यूज करके उस समस्या को सॉल्व कर देंगे, वो ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि रिकर्शन के थ्रू चीज़ों को सोचना समझ पाना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इंप्लीमेंट करने में वो आसान लग जाती हैं अगर आपको रिकर्शन की नॉलेज अच्छे से। अब देखिए इतने सारे एडवांटेजेस के साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो क्या क्या है समझ लेते हैं। पहला तो ये स्लो हो जाता है, क्योंकि हर बार आप जितनी बार भी रिकर्शन कॉल करते हो उतनी बार नए वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, सारी वैल्यूज हर बार स्टैक में रखती जाती हैं जब तक फाइनल आंसर आपका नहीं आ जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये छोटी मोटी समस्याओं के लिए तो सही है रिकर्शन। अगर कोई रिकर्शन 1000 बार 50,000 बार चल रहा है, उस केस में आपका प्रोग्राम बहुत स्लो हो जाएगा, तो वहाँ पर फिर रिकर्शन को अलाउ नहीं किया जाता है। वहाँ कोशिश की जाती है कि आप विदाउट रिकर्शन प्रोग्राम बनाएं। यहाँ देखिए लॉजिकल बट डिफिकल्ट टू ट्रेस एंड डीबग। ये लॉजिकल तो होता है, आपको अच्छे से प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, लॉजिकल आप कोई भी प्रॉपर वे में लॉजिकली इंप्लीमेंट करेंगे, बट डिफिकल्ट टू ट्रेस एंड डीबग। अगर कहीं पर भी कोई समस्या आ जाती है, कहीं पर भी गलती हो रही है, प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा है, तो उसे ट्रेस करना, उसे ढूंढना, उसके अंदर एरर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस, इसी के बारे में बात कर रहा था, मैंने पहले ही बताया था कि फॉर एवरी रिकर्सिव कॉल सेपरेट मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एवरी वेरिएबल्स। जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको हर बार नई मेमोरी मिलती है सिस्टम में, तो ये बहुत मेमोरी वेस्टेज भी करता है, इस वजह से स्लो भी हो जाता है, तो इससे एक्स्ट्रा जो मेमोरी स्पेस है वो वेस्ट होता है हमारा। अगला है रिकर्सिव फंक्शंस ऑफन थ्रू अ स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शंस व्हेन प्रोसेसिंग और ऑपरेशंस आर टू लार्ज। इसकी भी मैं बात कर चुका था अभी कि अगर हमारे कोड जो है, अगर जो रिकर्सिव फंक्शन है वो कई ज़्यादा बार चल रहा है, सपोज 1000 बार 5000 बार चल रहा है, तो उससे क्या होगा कि स्टैक ओवरफ्लो का एरर देगा। स्टैक ओवरफ्लो का एरर देने का मतलब क्या है, ये जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एक के ऊपर एक रखता जा रहा था, फाइनली इसने इतनी बार रख दी कि आपके सिस्टम की मेमोरी कंज्यूम हो गई है, तो उस केस में ये स्टैक ओवरफ्लो की आपको एक्सेप्शन देता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना, ये आपकी जो है वो डिसएडवांटेज ऑफ रिकर्सन है। अब बात करते हैं रिकर्सन और इटरेशन क्या होता है। इटरेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, अगर आपको याद हो मैंने पढ़ाया था, फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि कोई भी लूप जो हम चलाते हैं प्रोग्राम में, जो भी लूप चलाते हैं, तो लूप एक बार में क्या काम कर रहा है उसको उसकी सिंगल इटरेशन कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई लूप 5 बार में कंप्लीट हुआ तो उसकी 5 इटरेशन होगी। तो सिंगल एक जो चाल होती है एक लूप की, एक बार में जो अपना वर्क परफॉर्म करता है, उस सिंगल चाल को हम लोग इटरेशन बोलते हैं। क्लियर। और जब हम बात करें रिकर्शन की, तो जब कोई फंक्शन एक बार अपने आप को कॉल कर लेता है, या इंटरनली कोई फंक्शन अपने आप को इंटरनली कॉल करता है बार बार, उस प्रोसेस को रिकर्शन कहा जाता है। और लूप के थ्रू हम कोई काम बार बार कराते हैं, उसको इटरेशन और रिपीटिशन कहा जाता है। क्लियर। अ प्रोग्राम इज कॉल्ड इटरेटिव व्हेन देयर इज अ लूप और रिपीटिशन। जब कोई लूप लगा होता है या कोई काम बार बार हो रहा होता है, उसको हम इटरेटिव वर्क बोलते हैं, इटरेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए जी अब बात करते हैं रिकर्शन और इटरेशन का। ये डिफरेंस है, ये आप एक बार पढ़ के देखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा, नोट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, लेकिन फ्री में एक एक बार समझा देता हूँ। डेफिनेशन की बात करते हैं, जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है उसको हम लोग रिकर्शन बोलते हैं, और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते हैं, उसको हम लोग इटरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन देखिए, इसको फॉर लूप है, वाइल लूप है, लूप्स में इस्तेमाल होता है इटरेशन, और ये फंक्शन में इस्तेमाल होता है रिकर्शन। ठीक, ये जो रिकर्शन है वो फंक्शंस का टर्म है, जो लूप्स का टर्म है इटरेशन। ये जो इटरेशन वर्ड जब हम इस्तेमाल करेंगे हम लूप की बात कर रहे होंगे। अब बात करते हैं टर्मिनेशन। इसका जो टर्मिनेशन होता है थ्रू बेस केस वेयर देयर विल
बी नो फंक्शन कॉल, ठीक है, मतलब एक ऐसा बेस केस होगा जहां पर फंक्शन अपने आप को रिकर्सिवली कॉल नहीं कर रहा होगा, वहां पर जाकर ये टर्मिनेट हो जाता है रिकर्सन। अब यही बात करें इटरेशन की, तो व्हेन द टर्मिनेशन कंडीशन इज फॉर द इटरेटर इंक्रीजेस टू द सेटिस्फाइड, जब आपकी टर्मिनेशन कंडीशन मैट हो जाती है वहां पर इटरेशन होना बंद हो जाता है, इटरेशन टर्मिनेट हो जाती है। क्लियर। अब यूजेस की बात करते हैं, तो यूज व्हेन कोड साइज नीड्स टू बी स्मॉल एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट एन इशू, ठीक है, इसको वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब हमारा कोड साइज होता है, हमें छोटा रखना होता है, जब ज़्यादा होता है मतलब ज़्यादा लंबा कोड नहीं लिखना है, छोटा छोटा कोड होता है और कॉम्प्लेक्सिटी का कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना सकते हैं, उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका क्या सीन है, यूज व्हेन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नीड्स टू बी बैलेंस एंड अगेंस्ट एन एक्सपेंडेड कोड साइज, ठीक है, इसको हम तब इस्तेमाल कर लेते हैं जब हम ज़्यादा कोड लिखने की हमें परमिशन रहती है और कॉम्प्लेक्सिटी को ईजी करने की परमिशन होती है, हमें कॉम्प्लेक्स नहीं थोड़ा ईजी लिखना है और चाहे भले ही बड़ा हो जाए, उस केस में हम इटरेशन लगाते हैं। ठीक है, कोड साइज की बात करते हैं, इसमें कोड साइज थोड़ा स्मॉलर रहता है, इसमें कोड बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि जब इटरेशन लगाएंगे तो इटरेशन वाले में लूप्स वगैरह में कोड बढ़ जाता है, इसमें रिकर्सन में आप उसी फंक्शन में ही फंक्शन को कॉल करते हैं, तो इस वजह से इसका कोड साइज छोटा रहता है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो रिकर्सन बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, ये रिलेटिवली लो कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसको समझने की क्षमता होती है वो कम होती है इटरेशन के केस में, और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है रिकर्सन। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, इन्हें आप पढ़ लेना है, कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि रिकर्सन इटरेशन में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर मैंने आपकी बुक के कुछ पाइथन प्रोग्राम्स हैं जिनका मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ डाला हुआ है, इन प्रोग्राम्स को देखिए, इन्हें अपने सिस्टम पे रन करिए, समझने की कोशिश करिए, किसी भी प्रोग्राम में कोई भी चीज़, कोई वेरिएबल, किसी वेरिएबल का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, यहाँ बाकायदा हेडिंग लिखिए कौन सा प्रोग्राम किस चीज़ के लिए है, और ये सारे रिकर्सन के थ्रू बनाए हुए प्रोग्राम है, ये आपका प्रोग्राम है और ये आपका आउटपुट है। इन सभी प्रोग्राम्स को एक बार अपने सिस्टम पे टाइप करके बना के ज़रूर देखिएगा, और इन प्रोग्राम्स को कॉपी पे भी नोट करना। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है रिकर्सन को यूज़ करके किसी भी इनपुटेड नंबर की पावर निकालने का। यहाँ पे आपको दो चीज़ें इनपुट करनी पड़ेंगी, पहले कोई नंबर और फिर उसकी पावर। ठीक है, तो जो भी आपने नंबर इनपुट कराया उसकी रेज टू पावर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ रिकर्सन। तो इस तरह के दो चार प्रोग्राम्स मैंने शेयर किए, उन्हें आप जरूर रन करके देखिए। जैसे अगला प्रोग्राम है एन नेचुरल नंबर्स का जो है वो सम निकालने का, जिसके अभी हम लोग पीछे बात कर रहे थे, ये वो वाला प्रोग्राम है, तो उसको भी आप सिस्टम पे रन करके जरूर देखिएगा। अगला प्रोग्राम है फिबोनाची सीरीज प्रिंट करने का। फिबोनाची सीरीज की अगर बात करें तो फिबोनाची सीरीज क्या होती है, अपने अगले दो का सम होता है तीसरा करेक्टर। अगर आप बात करें ऐसे तो देखिए 1 1 है तो 1 और 1 2, ठीक, तो आंसर 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 + 5 13 हो जाएगा। तो अगले दो नंबर का सम होता है तीसरा नंबर, ऐसी सीरीज को हम लोग फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। इस लॉजिक को भी यहाँ पर रिकर्सन के थ्रू इम्प्लीमेंट करके दिखाया हुआ है, तो आप इसको समझ के सिस्टम में रन करने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास के दौरान पूछें। ऐसे कुछ प्रोग्राम्स और हैं। अगला फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का, जिसके बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। ये फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का पूरा प्रोग्राम है, इसे बनाएं और रन करके देखें। अगर कोई दिक्कत है तो आप बात कर सकते हैं, क्लास दौरान जब भी आपकी क्लासेस चल रही है तो इस दौरान आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला बाइनरी सर्च का प्रोग्राम, अगर आपको याद हो तो बाइनरी सर्च हम लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में कि एक लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट पड़े होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और आपको एलिमेंट जो सर्च करना होता है, अगर आप बाइनरी सर्च टेक्निक फॉलो करते हैं तो सीधा मिडल एलिमेंट से वैल्यू कंपेयर होती है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं याद आ रही है तो क्लासेस के दौरान एक बार आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको दोबारा से याद दिलाऊंगा, हम लोग कवर कर चुके हैं 11th में। ठीक है, तो बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बना है रिकर्सन के थ्रू, इसे एक बार जरूर रन करके देखें, अपने सिस्टम पे बनाएं, टाइप करके देखें। कहीं पर भी कोई एरर आ रही है, प्रोग्राम नहीं चल रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजें, मैं आपकी हेल्प करूंगा। प्रोग्रामिंग अब आपको शुरू करनी है बेटा, जितना भी हो सके, जितने अच्छे से हो सके आप प्रोग्रामिंग करिए, जितने ज़्यादा प्रोग्राम बना सके उतना अच्छा है। बिकॉज बोर्ड एग्जाम में कौन सा प्रोग्राम कहाँ से पूछ लिया जाए किसी को कोई आइडिया नहीं होता, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर जो चीज़ भी आपको रेड कलर में लिखी हुई है वो सब आपके कमेंट्स हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं, उसे आप ना नोट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप क्या कर रहे हैं ये समझने के लिए आपको सब चीज़ ये कमेंट करके समझाई गई हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं होमवर्क की। तो होमवर्क में जो भी आपको प्रोग्राम मैंने यहाँ लिख के दिए, सारे प्रोग्राम आपको अपने सिस्टम पे, कंप्यूटर सिस्टम पे ट्राई करने हैं, रन करके देखने हैं। जिस भी प्रोग्राम में कोई दिक्कत आती है वो हमसे पूछना है, और जो भी प्रोग्राम्स हैं और जो भी आपको नोट्स हैं वो सब प्रॉपरली नोटबुक में आपको नोट करने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं, साथ ही साथ प्रोग्राम भी नोट करने हैं। तो इस स्लाइड में, इस रिकर्सन वाली पीपीटी में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली किसी स्लाइड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इसी तरह से वीडियो चैनल्स को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।